आज की वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा मॉड्यूल 4 चल रहा है। असिस्टेंट लोको पायलट की ये सीरीज बनाई जा रही है और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, ये टॉपिक टेपर टर्निंग का है और ये प्रोसेस है एक जो खराद मशीन होती है जिसको हम लेथ मशीन बोलते हैं। तो ये लेथ मशीन पर किया जाने वाला एक ऑपरेशन है और इस ऑपरेशन को हम कैसे करते हैं, इसका क्या मेथड होता है, क्या इसकी न्यूमेरिकल या फिर इसका प्रोसेस जो निकालने का प्रोसेस होता है, वो सारी जानकारी हम इसमें देखेंगे। हम लोग यहाँ पे कई कोर्स लाने वाले हैं जो टेक्निकल कोर्स हमारे यहाँ पे रहेंगे। तो आप लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। ठीक है, फाइनली फिर मैं एक ही बात ये बात बोलता हूं कि जिसको पढ़ना है, मेहनत करना है, साकार अपने लाइफ को करना है, अपने सपनों को साकार करना है, वो स्वयं ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो देखते हैं, समझते हैं क्या बताया गया है, क्या पढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये टॉपिक एक अलग ही विषय है। ठीक है, तो आप सभी लोगों से उम्मीद है मुझे कि आप लोग अपनी लाइफ को, अपने अचीवमेंट को जरूर हासिल करेंगे। तो हम लोग आज की जो वीडियो है वो लेथ मशीन या खराद मशीन पर टेपर टर्निंग प्रोसेस को हम देखते हैं। तो वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि टेपर टर्निंग होती क्या है। सबसे पहले हमको ये जानना है कि टेपर टर्निंग है क्या, क्या प्रोसेस है, ये क्या होता है। उसके बाद में हम इसके न्यूमेरिकल भी देखेंगे और इसके हम प्रोसेस को भी हम देखेंगे। तो हम यहाँ टेपर टर्निंग को इस तरह से समझ सकते हैं कि आपने खराद मशीन को देखा है, चलाया है, और खराद मशीन को जब देखा है और चलाया है तो उस पे एक बेलनाकार जो पार्ट होता है, सिलेंड्रिकल जो पार्ट बनाने का जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यू आगे करते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसमें होता क्या है कि उसके जो दो एंड सिरे हैं, ठीक है, दो एंड सिरे हैं, दोनों एंड सिरों पे व्यास जो है लगातार घटता या बढ़ता हुआ आता है एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर। ठीक है, आप ये चित्र जो दिया गया है, इस चित्र में ये जो देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे मेरा बड़ा व्यास है। ठीक है, यहाँ पे बड़ा व्यास है जो ये दिखाया गया है D1। ठीक है, D1 ये मेरा यहाँ से यहाँ तक जो व्यास दिखाया गया है ये सिलेंड्रिकल पार्ट है और सिलेंड्रिकल पार्ट में यहाँ पे जो D1 दिखाया गया है वो मेरा बड़ा व्यास दिखाया गया है। यहाँ जो है ये छोटा वाला व्यास है, आप यहाँ पे आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये मेरा छोटा व्यास है। ठीक है, ये जो छोटा व्यास है तो यहाँ से जो बड़े व्यास से छोटे व्यास तक कंटिन्यू यहाँ पे जो व्यास धीमे 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 करके डायामीटर कंटिन्यू छोटा होते हुए आया है। तो ये जो प्रोसेस बनाया गया है, ये जो प्रक्रिया बनाई गई है, इसको हम टेपर बोलते हैं कि ये टेपर काटा गया है। ये पीस जो है टेपर में है। ठीक है, टेपर में है। ये आप लोगों ने कई बार ये चीज सुनी होगी कि ये टेपर है, ये टेपर है, ये टेपर है, ये टेपर है। तो उसकी डायमेंशन में लगातार घटोतरी या फिर बढ़ोतरी, या फिर उसकी डायमेंशन में लगातार घटोतरी हो रही है, घटते हुए आ रहा है या फिर बढ़ते हुए आ रहा है, इस तरह से हम देख सकते हैं। ठीक है, आपने बहुत जगह ये एग्जांपल सुना होगा, ये तो टेपर है, ये टेपर ग्लास है। तो ग्लास अगर टेपर है तो उसका जो व्यास है कंटिन्यू धीमे 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 हर एक पॉइंट पर कम होते हुए आया है। आपने जमीन के बारे में सुना होगा, ये जमीन तो टेपर है। ठीक है, तो टेपर को भी इस तरह से समझ सकते हैं कि उसकी डायमेंशन कंटिन्यू धीमे धीमे आई है। और यहाँ पे हम टेपर की अगर बात करें, बेलनाकार टेपर, तो बेलनाकार टेपर में इस तरह का प्रोसेस होता है कि यहाँ पे व्यास है कंटिन्यू धीमे 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 कम होता है। ठीक है, ये टेपर आपका होता है। और इस प्रोसेस को अगर हम मशीन के द्वारा करते हैं, लेथ मशीन के द्वारा करते हैं, तो लेथ मशीन पे जो जब किया जा रहा है, जब वर्क किया जा रहा है, तो उसको हम टेपर टर्निंग बोला जाएगा। ठीक है, आप इस बात को याद रखेंगे। तो टेपर का मतलब सबसे पहले देखते हैं कि किसी बेलनाकार मतलब सिलेंड्रिकल पार्ट या वर्कपीस पे व्यास, ठीक है, डायमीटर में एक समान दर से, ठीक है, एक समान दर से बढ़ोतरी या फिर कमी, ठीक है, कमी या फिर बढ़ोतरी, यानी
वर्कपीस में एक सिरे से दूसरे सिरे तक धीमे धीमे पतला या फिर मोटा होता हुआ आए, उसको हम टेपर कहेंगे। जैसे आप पेंसिल की नोक को देख सकते हैं, पेंसिल की नोक जब बनाई जाती है वो टेपर बनाई जाती है, उसमें टेपर बनाया गया है, तभी तो नोक बनाए। जो ड्रिल बिट है, ड्रिल की जो बिट है, उनको भी हम सेंक जो बनता है उसको हम टेपर बनाते हैं, जिससे उनकी ग्रिप अच्छी बन सके। टेपर का जो सेंक है उसकी ग्रिप अच्छी बन सके, इसीलिए हम जो ड्रिल की जो बिट होती है उसका जो सेंक होता है वो हम टेपर बनाते हैं। या फिर लेथ मशीन में जो सेंटर लगाए जाते हैं, चाहे वो लाइफ सेंटर हो गया, डेड सेंटर हो गया, वो जो सेंटर लगाए जाते हैं वो भी आपके टेपर होते हैं, लेथ मशीन के सेंटर भी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसकी टेपर टर्निंग की प्रक्रिया। प्रक्रिया इसकी क्या होती है? तो सबसे पहले ये जो है लेथ मशीन पर की जाने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इसको लेथ मशीन पे ही कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लेथ मशीन पे ही कर सकते हैं, है ना। ये एक शंक्वाकार या कॉनिकल बोल सकते हैं, कॉनिकल सतह बनाने की ये प्रोसेस होता है। ठीक है, इसको कॉनिकल शेप बनाई जाती है इस तरह से। अगर हम टेपर टर्निंग के, अगर हम इसके उपयोग की बात करेंगे कि इसका उपयोग कहाँ होता है, टेपर टर्निंग का उपयोग कहाँ होता है, तो टेपर टर्निंग का उपयोग जो होता है वो मशीन जो टूल होते हैं उनकी स्पेंडल में होता है। मशीन के जो टूल होते हैं वहां स्पेंडल में होता है और उनके सेंटर में होता है, उनके सेंटर बनाने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ड्रिल जो बिट होती है उनकी सेंक को बनाने में किया जाता है। वहां पे आप जो सेंक देखते हैं वहां पे आपका मोर्स टेपर बनाया जाता है, ये टेपर का एक प्रकार है। ठीक है, मोर्स टेपर एक टेपर का ये प्रकार है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, मोर्स टेपर का ये प्रकार है टेपर का। ठीक है, पाइप फिटिंग हो गई और उनके प्लग हो गए, वहां पे भी हम टेपर का यूज करते हैं। उपयोग की अगर बात की जाए तो पाइपलाइन फिटिंग हो गई, वहां पे बहुत सारी जगह हमें इसका यूज मिलता है। कपलिंग हो गई तो कपलिंग में भी हमें यूज मिलता है। सॉफ्ट कहीं हो गई तो उसको हमको वहां पे भी टेपर का यूज किया जाता है कनेक्टिंग करने के लिए, है ना। सॉफ्ट जब हमें को कनेक्ट करने हैं तो आप आपके बोरिंग में आपने देखा होगा, जब एक नई समरसेबल लगाए जाते हैं तो वो जो बोरिंग करने वाले जो पाइप होते हैं वो पाइप भी टेपर नुमा होते हैं, इस नुमा होते हैं। ठीक है, ये नुमा पाइप होते हैं और ऊपर का पाइप इसी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, इसके अकॉर्डिंग आपका पाइप बनाया जाता है ऊपर वाला। और इन दोनों में थ्रेड होती है, यहाँ पे भी थ्रेड है और यहाँ पे भी थ्रेड है और ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हम टेपर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि जब बेलनाकार जो व्यास होता है, सिलेंड्रिकल जो उसका सिलेंडर का जो व्यास है उसकी लंबाई या तो धीरे धीरे घटेगी या तो कम होगी। ठीक है, इसी को हम टेपर कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, जब किसी बेलनाकार वर्कपीस का व्यास उसकी लंबाई के साथ साथ धीरे धीरे, ठीक है, साथ धीरे धीरे कम हो या फिर अधिक हो तो उसको हम टेपर कहते हैं। क्लियर? दूसरे शब्दों में अगर हमको उसको लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? किसी वर्कपीस के दोनों सिरों के व्यास में अंतर को, ठीक है, दोनों सिरों के व्यास में जो अंतर है और यह अंतर पूरी लंबाई में एक समान रूप से बदलता है, एक समान रूप से बदलेगा, तो जो हमें प्राप्त जो आकृति होगी, जो डिजाइन होगी, पार्ट होगा, उसको हम टेपर कह सकते हैं। क्लियर? आप इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, टेपर में सिंपल सा है कि लगातार कंटिन्यू एक समान, ठीक है, एक समान दर से, एकदम एक समान दर से, ठीक है, कंटिन्यू व्यास में घटोतरी या बढ़ोतरी होती है, इसको हम टेपर बोल सकते हैं। नेक्स्ट है टेपर टर्निंग क्या होती है। अब तक हमने ये जाना कि टेपर क्या होता है, ठीक है, हम समझ गए टेपर क्या होता है, लेकिन ये मशीन पे बनाया कैसे जाएगा, मशीन पे इसको बनाने का या किसी पार्ट को टेपर करने का प्रोसेस क्या होगा। तो लेथ मशीन पे सबसे पहले ये काटा जाता है या लेथ मशीन पे इसको बनाया जाता है या सिर्फ लेथ मशीन पे ही इसको किया जा सकता है। ठीक है, तो लेथ मशीन पे ये कैसे किया जाता है तो इसके प्रोसेस को हम देखते हैं। ठीक है, तो लेथ मशीन पे कटिंग टूल को, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेथ मशीन पे कटिंग टूल को इस प्रकार चलाया जाता है कि वर्कपीस का व्यास धीरे धीरे कम हो या फिर अधिक हो, धीरे धीरे कम हो या फिर अधिक हो, और इस मशीनिंग जो प्रक्रिया की जाएगी इसको हम टेपर टर्निंग बोला जाएगा। ठीक है, ये जो प्रोसेस किया जाएगा इस प्रोसेस को हम लोग टेपर टर्निंग बोला जाएगा। ठीक है, अब टेपर टर्निंग के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, अगर हम इसकी बात करें कि टेपर टर्निंग में कौन कौन से मुख्य भाग
होंगी। ठीक है, इन मुख्य भागों का हमें जरूरत पड़ेगी जब हम टेपर का कैलकुलेशन करेंगे, या टेपर जब हम मशीन पे निकालना है, काटना है, या किसी वर्क पीस पे बनाना है, तब इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, याद, किसी वर्क पीस के दो सिरों का व्यास अलग अलग है। ठीक है, दो सिरों का व्यास अलग अलग है, तभी हम मान के चलते हैं कि क्या क्या हमको जरूरत पड़ेगी। तो पहला है बड़ा व्यास। ठीक है, बड़े व्यास की हमें जरूरत पड़ेगी, क्या हम उसमें एक बड़ा व्यास हो। फिर एक छोटा व्यास की हमें जरूरत पड़ेगी। फिर वो जो टेपर है उसकी लंबाई कितनी रखी गई है। ठीक है, उसकी लंबाई कितनी रखी जानी है या कितनी रखी गई है। ठीक है, उसका आधा टेपर कोण हमको पता होना चाहिए। ठीक है, जिसको हम हाफ टेपर एंगल बोलते हैं। ठीक है, और कुल टेपर कोण कितना है, टोटल टेपर का एंगल कितना है, ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, आप ये चित्र है, इसमें आप देख सकते हैं, ये मेरा डी है, ये मेरा बड़ा व्यास है। यहाँ पे आपको ड्राइंग इसी तरह से मिलेगी। जब आपको लेथ मशीन पे, खराद मशीन पे टेपर को अगर प्रोसेस करना है, काटना है, या किसी पार्ट पे आपको बनाना है, तो आपको इस तरह से एक ड्राइंग मिलेगी, और इस ड्राइंग में आपको डी मिलेगा। ठीक है, आपको एल मिलेगा, क्योंकि टेपर की टोटल लंबाई यहाँ पे कितनी दी गई है, टेपर की टोटल लंबाई यहाँ पे कितनी दी गई है, आपको ये पता होना चाहिए। साथ साथ में टेपर जहाँ पे कम हुआ है, लास्ट है, वहां पे जो छोटा व्यास है, ठीक है, वो आपको स्मॉल डी से यहाँ पे दिखाया गया है कि छोटा व्यास आपको कितना है। दूसरा है कि टेपर का टोटल जो एंगल है ये वाला, ठीक है, ये एंगल आपको कितना दिया गया है। ठीक है, टोटल एंगल आपको कितना दिया गया है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हाफ एंगल, हाफ एंगल यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये जो हाफ एंगल है ये आपको कितना दिया गया है, ये हाफ एंगल, तो यहाँ पे हाफ एंगल लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये टेपर का फॉर्मूला ये होता है, इसको लिखा गया है टेन थीटा बराबर बड़ा व्यास माइनस छोटा व्यास, बड़े में से छोटा घटाया गया है और लंबाई का दूना करके इसमें भाग दिया गया है। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है। तो ये टेपर का फॉर्मूला होता है, इस तरह से हम टेपर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमको टेपर अगर किसी का ज्ञात करना है तो सिंपल सा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनके व्यासों के बारे में जानकारी लेंगे कि छोटा व्यास कितना है और बड़ा व्यास क्या है। छोटा व्यास और बड़ा व्यास जब हमको ज्ञात हो जाएगा, उसके बाद हम उसकी फाइनल लंबाई देखेंगे कि उसकी लंबाई कितनी लंबाई में बनाना है टेपर, टेपर की फाइनल हमारी लंबाई कितनी है, जो लंबाई हमको निकालना है वो हमारी लंबाई कितनी है, फाइनल लंबाई कितनी आ रही है, तो ये हम निकालेंगे। ठीक, अब आ जाता है टेपर के प्रकार। टेपर के प्रकार क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमको ये पता रहना चाहिए। तो सबसे पहला होता है बाहरी टेपर। बाहरी टेपर को हम एक्सटर्नल टेपर बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें कार पीस की जो बाहरी सतह होती है उसके ऊपर बनाया जाता है टेपर। ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये मेरा एक वर्क पीस है। ठीक है, ये मेरा एक वर्क पीस है और इस वर्क पीस पे मुझे टेपर काटना है। ठीक है, छोटा जो व्यास है मुझे इतना करना है, छोटा व्यास मुझे इतना करना है, और बड़ा व्यास मेरा यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हो। ठीक है, इतना मैंने ये वाला जो पार्ट है ये मैंने मशीन में पकड़ा हुआ है और यहाँ से मुझे चाहिए, तो कंटिन्यू यहाँ से मेरा ये वर्क पीस के ऊपर ऊपर ये वाला जो मटेरियल है इसको मैं हटा दूंगा। ठीक है, इस वाले वर्क पीस को मैं हटा दूंगा, ये मेरा पीस हट जाएगा, ये वाला मटेरियल मेरा कट जाएगा, ये वाला पूरा फाइनली इसको मैं काट दूंगा। ठीक है, तो इसके ऊपर बनाया गया है, ये टेपर जो बना है ऊपर बना है, मतलब बाहर बना है, बाहर की साइड बना है, इसके अंदर की साइड नहीं, इसमें अंदर नहीं। ठीक है, बाहर बनाया गया है, तो इसीलिए इसे एक्सटर्नल टेपर बोला जाता है। ठीक है, मतलब कार्य पीस की बाहरी सतह पर बनाया गया टेपर बाहरी टेपर कहलाया जाएगा। उदाहरण इसके एग्जाम्पल हमें कहाँ कहाँ देखने को मिल सकते हैं, आप मोस्ट टेपर जो सेंक होती हैं वो देख सकते हैं, वो आपके बाहर ऊपर बनाई जाती है। आप जो सेंटर होते हैं जो लेथ मशीन में टेल स्टॉक में जो लगाए जाते हैं, लेथ मशीन के टेल स्टॉक में जो सेंटर लगाए जाते हैं, ठीक है, वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ड्रिल के सैंक हो गए, जो ड्रिल होती है उनके जो ऊपर वाला जो सैंक होता है पार्ट, जहां पे पकड़ा जाता है ड्रिल बिट को, जहां पे पकड़ा जाता है वहां पे भी जो ड्रिल के सैंक होते हैं वो भी बाहरी टेपर होते हैं, उनको हम बाहरी टेपर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटरनल टेपर। इंटरनल टेपर को हम आंतरिक टेपर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें वर्कपीस के होल के अंदर टेपर बनाया जाता है। आप किस तरह से देख सकते हैं,
मान लीजिए ये मेरे पास में एक वर्क पीस है, ठीक है, ये मेरे पास में वर्क पीस है और इसके अंदर मैंने ये होल किया हुआ है ये, ठीक है, यहां तक मैंने ये होल किया, ठीक है। होल करने के बाद में मुझे इसमें टेपर काटना है। अब टेपर काटने के लिए मैं क्या प्रोसेस करूंगा, मैं यहाँ पे तो बड़ा व्यास रखूंगा, यहाँ पे मेरे को बड़ा व्यास इतना चाहिए, ठीक है, और बड़ा व्यास और छोटा व्यास मुझे इतना चाहिए। तो ये मैं पूरा मटेरियल इतना मैं ये इसको काट दूंगा, ठीक है, ये वाला जो मटेरियल मेरा निकला इसको मैं काट दूंगा ये, ठीक है, ये मटेरियल मेरा कटिंग हो जाएगा। तो फाइनली जो मेरा पीस बनेगा वो कुछ इस टाइप का मेरा फाइनल पीस बन के रेडी होगा, जो इंटरनल टेपर कहलाया जाएगा, आंतरिक टेपर, क्योंकि ये आंध्र तो इतना ही रहेगा लेकिन बाहर इतना और इतना हो जाएगा। तो ये वाला कोर आपका इधर मैच कर जाएगा और इधर वाला कोर आपका इधर मैच कर जाएगा। तो ये आपका टेपर हुआ, ठीक है, ये वर्क पीस के अंदर हुआ, ये मेरा जॉब जो पीस है इस जॉब के अंदर हुआ और ये जॉब के अंदर हो रहा है, इसीलिए हम इसे आंतरिक टेपर कह रहे हैं या फिर इंटरनल टेपर बोला जा रहा है। क्लियर? अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट हमारा है कि टेपर का एंगल जो निकालते हैं उसका प्रोसेस क्या होता है, उसका मेथड क्या होता है, उसको हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेपर का रेशियो और टेपर का एंगल का फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेपर का रेशियो की अगर बात करें, जिसे हम के से डिनोट करते हैं, ठीक है। के जो होता है, डी जो कैपिटल डी है इसको हम बड़ा व्यास बोलते हैं, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, बड़ा व्यास, बड़ा व्यास, इसको हम बड़ा व्यास बोलते हैं। ये जो हमारा है इसको हम छोटा व्यास बोलते हैं, ठीक है, छोटा व्यास, ठीक है, छोटा व्यास। जो एल है ये हमारी लंबाई है, टेपर की लंबाई, टेपर कितना काटा जा रहा है, टेपर की लंबाई कितनी है ना, तो ये हो गया टेपर की लंबाई, ठीक है, ये टेपर की लंबाई होगी। क्लियर? तो अगर हम बड़े व्यास में से छोटा व्यास घटाएं और उसकी लंबाई का अगर भाग दे दें तो हमें टेपर का एक रेशियो मिल जाएगा कि रेशियो कितना है, ठीक है। रेशियो की क्या जरूरत पड़ती है हम आगे बताएंगे इसको, ठीक है, नहीं है तो एक नेक्स्ट वीडियो भी हम इससे रिलेटिव बना देंगे कि इसका टेपर का जो रेशियो है उसका क्या यूज रहता है हमारी लाइफ में और उसका क्यों हमें ध्यान रखना चाहिए और इसका क्या क्या महत्व है, इससे रिलेटिव हम एक वीडियो अलग से बना देंगे, ठीक है। अच्छा, आगे हमने अक्सर ये देखा है कि अनुपात जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है जैसे 1/20, यानी 20 mm लेंथ होनी चाहिए और 1 mm डाया में कमी होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर जो अनुपात लिखा जाता है वो अनुपात भाई 1/20 लिखा गया है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लिखा गया है 1/20 लिखा गया है और इसका मतलब ये है कि हमारे डाया में जो कमी आनी चाहिए वो 1 mm आनी चाहिए और लेंथ वो रहनी चाहिए 20 mm लेनी चाहिए, ठीक है, लंबाई, ठीक है, लंबाई। और डाया में जो डिफरेंट आना चाहिए, ठीक है, जो डिफरेंट आना चाहिए वो 1 mm आना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। डिफरेंट को आप पहले लिख रहे हैं और लंबाई को हम बाद में रख रहे हैं कि टोटल लंबाई इतनी है और उसमें इतना का डिफरेंट आना चाहिए। क्लियर? तो ये एक अनुपात बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा हाफ एंगल। हाफ एंगल को आप कैसे देख सकते हैं, सीधा सिंपल सा है कि आप टेपर एंगल अगर निकाल रहे हैं तो टेपर एंगल का आप हाफ निकाल देंगे तो हाफ एंगल हो जाएगा, है ना। तो tan थीटा जो होता है वो हमेशा यहाँ पे बड़ा व्यास माइनस छोटा व्यास और लंबाई का दूना कर दिया जाता है, इस तरह से हमको निकलता है। क्लियर? इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो इसको हम टेपर का पूरा एंगल कहते हैं या टेपर एंगल कहते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग एंगल, है ना, 2α, आप समझ गए होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे को जो थीटा निकला इसी को ही हमने दूना किया गया है, ठीक। तो ये हमारा प्रोसेस होता है टेपर रेशियो और टेपर एंगल निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट है टेपर जो किया जाता है लेथ मशीन पे, उसकी विधियां कौन कौन सी हैं, उसके प्रोसेस कौन कौन से हैं, उसके मेथड कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले ही जो विधि है वो कंपाउंड रेस्ट विधि बोला जाता है, कंपाउंड रेस्ट विधि। इस विधि में होता क्या है, इसमें कंपाउंड रेस्ट को जो टेपर एंगल निकला है हाफ टेपर एंगल, वो एंगल को हम लोग कंपाउंड रेस्ट में
सेट करते हैं, कंपाउंड जो रेस्ट होगा उसमें सेट किया जाएगा वो एंगल, और टूल को हाथ से मैनुअली फीड दिया जाएगा। टूल को फिर क्या है, मैनुअली फीड दिया जाएगा। मैं प्रयास करता हूं यहाँ पे आपको समझा सकूं। जैसे कि ये मेरा टूल है, ठीक है, ये मेरा टूल पोस्ट है, क्लियर। और यहाँ पे टूल पोस्ट में मेरा ये टूल लगा हुआ है, ठीक है, ये मेरा टूल लगा हुआ, और ये टूल मेरा, ये जो पीस है ये मेरा जो घूमने वाला प्लेट है उस पे लगा हुआ है, ठीक है, घूमना वाला पीस। तो इसके नीचे मेरे एक और प्लेट लगा होता है, ठीक है, यहाँ पे अंकित होते हैं, और ये यहाँ पे एग्जैक्ट अगर है तो 0 पे रहेगा। तो ये आपको देखना है कि कितने एंगल पे सेट करना है। यहाँ पे एंगल की मार्किंग लगी रहती है। ये मेरा टूल है, और टूल से मुझे ये एंगल सेट करना है जो मेरा हाफ एंगल निकला है, और इसको मैनुअली फीड देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो कंपाउंड रेस्ट है उसको सेट किया जा रहा है, ठीक है, आप इसको जरूर याद रखेंगे। ये कंपाउंड रेस्ट को सेट करना है, सेटिंग, सबसे पहले इसकी सेटिंग करना है, और इसमें एंगल सेट किया जाता है ना, ये आप जरूर याद रखेंगे। इसमें एंगल को सेट करना होता है, ठीक है, इसमें एंगल सेट करना होता है, ठीक है, टेपर, टेपर एंगल, ठीक है, इसमें टेपर एंगल हमको सेट करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें जो हाफ एंगल है उसको घुमाकर कंपाउंड रेस्ट को, ठीक है, कंपाउंड रेस्ट को आवश्यकता अनुसार हाफ एंगल पे घुमाकर सेट किया जाता है, और टूल को मैनुअली मतलब हाथ से फीड दिया जाता है। ये कब इस्तेमाल होती है, जब छोटी लंबाई हो, लंबाई उनकी छोटी हो, या बहुत ज्यादा शार्प एंगल बनाने हो, तीखे, मतलब बहुत ज्यादा टेपर अधिक हो। जैसे मान लीजिए ये लंबाई आपकी मान लीजिए बहुत कम है, और यहाँ पे एकदम आपको टेपर देना है इस तरह से, बहुत ज्यादा जो है टेपर है वहां पे यूज होता है ना। जैसे आपका 10 से 15 डिग्री से ज्यादा हो, जब एंगल आपका 10 से 15 डिग्री से ज्यादा हो वहां पे इसका फायदा क्या होता है, इसमें कोई भी एंगल 0 से 90 डिग्री तक बनाया जा सकता है। सबसे अच्छा ये फायदा है ना, कंपाउंड रेस्ट का फायदा है ये, ठीक है। ये कंपाउंड रेस्ट के ये फायदे की बात हो रही है, ठीक है, कंपाउंड रेस्ट के ये फायदे। इसमें कोई भी एंगल पर टेपर किया जा सकता है 0 से लेके 90 तक, ठीक है। इसका सेटअप बहुत आसान है, बहुत जल्दी सेट किया जा सकता है, ठीक है। इसके कुछ नुकसान भी हैं। अगर नुकसान की बात करें, इसमें हाथ से फीड देनी पड़ती है, इसमें फीड हाथ से देनी पड़ती है, और सरफेस फिनिशिंग थोड़ी सी खुरदरी, मतलब रफ प्राप्त होती है, और लंबे टेपर के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है, उपयुक्त नहीं है कंपाउंड रेस्ट विधि, ठीक है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसमें ट्रेवलिंग जो लिमिट है वो होती है, मतलब इतना ही काट सकते हैं, इतना ही टेपर दे सकते हैं। तो इसमें ट्रेवलिंग जो लिमिट है बहुत कम होती है। जो कंपाउंड जो रेस्ट है, कंपाउंड रेस्ट पे जो यहाँ पे एक व्हील जो लगा होता है, इसको हैंड व्हील बोलते हैं, यहाँ पे जो हैंड व्हील लगा होता है इसकी जो लिमिट है वो एक लिमिटेशन है, मतलब ट्रेवल जो यहाँ से ये कर सकता है उसकी लिमिट बहुत कम है, ट्रेवल की लिमिट हमें बहुत कम मिलती है, तो ये एक इसका नुकसान है। नेक्स्ट है टेपर टर्निंग अटैचमेंट के माध्यम से, टेपर टर्निंग अटैचमेंट के माध्यम से भी हम इसको कर सकते हैं। इस सिद्धांत में क्या होता है कि इसमें एक अटैचमेंट लगाया जाता है, लेथ मशीन के पीछे लगाया जाता है, इसमें एक रिक्वायर्ड जो एंगल हमको जरूरत होती है वो सेट किया जाता है, ठीक है, एक रिक्वायर्ड एंगल हमको जो जरूरत है वो सेट किया जाएगा, और क्रॉस स्लाइड को उसकी नॉर्मल स्क्रू से अलग करके, जो हमारा नॉर्मल स्क्रू है क्रॉस स्लाइड का, उससे हमको उसको अलग कर देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। जो हमें जो क्रॉस में उसको फीड जो दे रहा था, क्रॉस स्लाइड जो करवा रहा था, उस स्क्रू से हम उसको अलग कर देंगे, और उसको हम एक गाइड वायर के माध्यम से, गाइड वायर के माध्यम से जोड़ा जाएगा, ताकि वो ऑटोमेटिक फीड के दौरान टूल को टेपर पाथ पे चला सके, टेपर उसको चला सके। तो ये मेथड हम लोग यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं टेपर टर्निंग अटैचमेंट। इसमें अटैचमेंट का माध्यम से यूज करते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल कब होता है, इसका इस्तेमाल पहले तो लंबे जॉब के लिए होता है, क्योंकि वहां पे उसकी लिमिटेशन मिल रही थी। यहाँ पे लिमिटेशन वो जो अटैचमेंट लगाया है, अटैचमेंट की लंबाई के अकॉर्डिंग मिल सकता है। जितना आपका अटैचमेंट बड़ा होगा उतना आपका टेपर एंगल निकाला जा सकता है, ठीक है। जैसे आपका 10 डिग्री से 8 डिग्री तक, ठीक है, ऐसे टेपर इस पे काटे जा सकते हैं। खासकर मतलब ये कह सकते हैं कि टेपर की जो मात्रा है वो आपको बड़ा रखना है,
ठीक है, इस तरह के टेपर काट सकते हैं। ये कहाँ यूज होता है? ये प्रोडक्शन कार्यों में यूज होता है। इसका प्रोडक्शन जब कार्य करते हैं तब हम इसका यूज करते हैं। इसकी अगर फायदा की बात करें तो इसमें ऑटोमेटिक फीड हमें संभव है। सबसे पहला तो ये ऑटोमेटिक फीड है, ठीक है। इसमें सरफेस फिनिश हमें अच्छी मिलती है क्योंकि ऑटोमेटिक फीड जा रही है। रीजन क्योंकि ऑटोमेटिक फीड है। हाथ से देंगे तो कभी कम होगी कभी अधिक होगी, तो ये एक प्रॉब्लम निकल आती है। तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही अच्छी और फाइन सरफेस फिनिश मिलती है, ठीक है। लंबे टेपर आसानी से बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट आप देखिए कि लंबे टेपर आसानी से बनाए जा सकते हैं। पावर फीड का हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटोमेटिक चलाना है तो पावर फीड हम देंगे, ठीक है। इसके अगर नुकसान की बात करें तो इसमें सीमित एंगल, मतलब 10 प्लस माइनस और 12 प्लस माइनस एंगल को हम कर सकते हैं। इसमें सेटअप में थोड़ा सा अधिक या ज्यादा समय लगता है, कह सकते हैं इसमें अधिक समय लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी टेल स्टॉक विधि। इसे हम टेल स्टॉक ओवर विधि भी हम बोलते हैं। इस विधि में क्या होता है? इसमें टेल स्टॉक जो होता है, आपका लेथ मशीन है, ये लेथ मशीन में ये आपके दो हैं, ये आपका टेल है और ये आपका हेड है। तो ये टेल स्टॉक जो होता है, इस टेल स्टॉक को सेट किया जाता है, ठीक है। इसमें केंद्र से इसको थोड़ा सा ट्रेवल करा दिया जाएगा। इसकी डायरेक्शन, इसकी जो सेंटर लाइन है, ये मान लीजिए ये चक है मेरा, चक का ये सेंटर पॉइंट है और इसमें आपका ये वाला आपका टेल स्टॉक है और इसका ये सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट को थोड़ा सा इधर कर दिया जाएगा या फिर इधर की डायरेक्शन में कर दिया। सेंटर से इसको थोड़ा सा ट्रेवल या खिसका दिया जाता है, ठीक है। तो वही चीज है इसके सिद्धांत में। टेल स्टॉक को केंद्र रेखा से थोड़ा सा अलग की तरफ खिसका दिया जाता है। इससे क्या होता है कि वर्कपीस के दोनों केंद्र एक सीधा में नहीं रहते हैं। यहाँ पे जब जॉब बांधा जाएगा तो जॉब का जो सेंटर होगा वो एक सीध में नहीं होगा, मतलब बेड की बिल्कुल जो सीध डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग वो एंगल पे हो जाएगा। और वर्कपीस की जो धुरी है, एक्सिस है, वो लेथ का जो एक्सिस है उससे एक कोण पे सेट हो जाएगी। आप मान लीजिए ये मेरा पीस है और इसको बेड के सेंटर पे रहना था, तो ऐसे रहना था, लेकिन थोड़ा सा ये यहाँ से ऐसे तिरछा हो जाएगा तो ये एंगल सेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब लेथ की जो एक्सिस है उसके साथ में ये कोण बना लेता है इस तरह से, ठीक है। लेथ का सेंटर टू सेंटर पॉइंट था, उससे वो थोड़ा सा एंगल बना लेगा, ठीक है। और इससे क्या है, हम लोग टर्निंग कर सकते हैं और इसी को हम यूज करते हैं। इसकी सेटअप की अगर हम गणना की अगर बात करें, इसके सेटअप की गणना कैसे की जाएगी, तो इसकी गणना का मुख्य जो सूत्र है वो है, सबसे पहले आपको एल पूरी लंबाई देखनी है, फिर टेपर कितना काटना है वो देखना है, आपका डी क्या है, बड़ा व्यास क्या है, छोटा व्यास क्या है, और आपको 2 से इसको डिवाइड दे देना, ठीक है। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, वर्क पीस की कुल लेंथ लिखी गई है और जिस लेंथ पे टेपर काटना है उसको स्मॉल एल लिखा गया है और यहाँ पे डी और स्मॉल डी, बड़ा व्यास और छोटा डायामीटर दिखाया गया है। तो ये प्रोसेस होता है। ये कब इस्तेमाल होती है? जब वो वर्कपीस पे हल्के, मतलब लाइट टेपर काटने हो और लॉन्ग सॉफ्ट हो, वहां पे इसका यूज हम करते हैं, ठीक है। अगर इसका हम फायदे की अगर बात करें तो ये पावर फीड इसमें इस्तेमाल हो सकती है और अच्छी फिनिश हमें इसमें मिलती है। ये लंबे वर्कपीस पे बहुत ज्यादा उपयोगी है, अच्छा साबित होता है। इसके अगर नुकसान की बात करें तो सिर्फ सेंटरों के बीच में इसमें जॉब पकड़ा जा सकता है, वर्कपीस पे ये काम करता है और इसमें चक नहीं होता है, ठीक है। और बड़े एंगलों के लिए ये उपयुक्त नहीं है। जब बड़ा एंगल पे हमें कोई चीज करनी है तो वो एंगल उपयुक्त नहीं होते हैं। ये एक इसका निगेटिव पॉइंट है या फिर नुकसान बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सेंटर जो होल है वो खराब होने का खतरा रहता है, ठीक है। और जो एक्सटर्नल टेपर ही बनाई जा सकती है, इंटरनल नहीं, क्योंकि इंटरनल बनाने के लिए टूल को अंदर लेके जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसमें हम लोग एक्सटर्नली टेपर बना सकते हैं, ये इसका एक पॉइंट होता है। टेपर काटने की अगर हम विधियों की बात करें कि टेपर काटने की जो विधियां कौन कौन सी हुई थी, उनमें अगर एक और विधि हमारी है तो नेक्स्ट है हमारी कंबाइंड फीड मेथड। इसमें क्या है कि होम टूल का यूज किया जाता है या फिर कंबाइंड फीड हम यूज करते हैं। इसमें सिद्धांत इसकी अगर बात करें कि क्या सिद्धांत होता है, इसमें पहले तो लॉन्गिट्यूडनल फीड दी जाती है या फिर क्रॉस फीड दी, दोनों एक साथ दी जाएंगी, ठीक है। ये दोनों फीड एक साथ दी जाएंगी और एक रेशियो में रहेंगी और टूल इसका क्या होगा, जो रिजल्ट मिलेगा या पाथ जो मिलेगा वो टेपर लाइन में मिलेगा। टूल का जो पाथ मिलेगा वो टेपर लाइन में मिलेगा। इसमें विशेष जो है ध्यान रखने वाली बात है, इसमें फीड को मैनुअली सेट किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है रिजल्ट है हमें पहले तो वो टेपर पाथ में मिलेगा
और इसमें फीड जो है वो मैनुअल दी जाएगी। क्लियर? ये कब इस्तेमाल होती है? ये बहुत छोटी लेंथ के लिए, बहुत छोटी लेंथ है, वहां पे इससे टेपर काटा जाता है क्योंकि इसमें फर्म टूल का इस्तेमाल किया जाएगा, इसीलिए इसमें यूज होगा। ठीक है, इसका नुकसान क्या होता है? इसमें सटीकता, एक्यूरेसी बहुत कम होती है, मतलब एक्यूरेसी मिलना बहुत कम होता है। यह केवल छोटी लेंथ के लिए उपयुक्त होता है, बहुत छोटी, मतलब आप 2 mm मान लीजिए, 5 mm मान लीजिए, 10 mm मैक्सिमम आप मान सकते हैं, इतना तक मान सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। आप किस तरह से देख सकते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरह से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे कि कंपाउंड रेस्ट के माध्यम से एंगल हमको निकालना है। तो एक वर्क पीस पे सबसे पहले टेपर आपको बनाना है, उसका पहले आपको बड़ा व्यास चाहिए होगा, फिर उसका छोटा व्यास चाहिए होगा, फिर उसकी टेपर लेंथ चाहिए होगा। तो टेपर लेंथ आपको दी गई है यहाँ पे, बड़ा व्यास आपको दिया गया है, छोटा व्यास आपको दिया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें कंपाउंड रेस्ट से इस एंगल को सेट करना है, कंपाउंड रेस्ट पे सेट करना है। आप थोड़ा सा ये जरूर याद रखेंगे कि आपका एंगल कहाँ सेट करने के लिए बोला गया है। तो कंपाउंड यहाँ पर रेस्ट पे सेट करने के लिए, कंपाउंड जो रेस्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है टेन थीटा बड़ा व्यास माइनस छोटा व्यास और 2l। तो ये आपका फॉर्मूला है, इस पे आप सारी वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद में आपको ये रेशियो आपको मिल गया। अब थीटा जो है उसको इन्वर्स कर दिया, तो टेन इनवर्स माइनस 1। तो आपका ये वैल्यू आपको पुट करना है और इस वैल्यू से आप जो टेन थीटा इनवर्स वाली जो सारणी है, टेन थीटा इनवर्स वाली सारणी है, वहां पे इसकी वैल्यू देख सकते हैं कि टेन इनवर्स 0.1 की वैल्यू क्या है, तो आपकी ये वैल्यू आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो इसको हम कंपाउंड रेस्ट पे सेट कर सकते हैं कि 5 डिग्री 0.71 डिग्री पे हमें कंपाउंड रेस्ट को सेट करना है। तो इस तरह से हम कंपाउंड रेस्ट को सेट कर सकते हैं। ठीक है, रूल और थंब रूल की अगर बात करें कि इसके क्या नियम हो सकते हैं, तो सबसे पहले है तो हमें एंगल को तय करना है वो कौन सी विधि से सबसे पहले चुना जाएगा। ठीक है, बड़ा एंगल हमारा जो है 12 डिग्री, या छोटा लेंथ के लिए हम कंपाउंड रेस्ट विधि से द्वारा तय करेंगे, और छोटा हमारा एंगल है और लंबाई हमारी अधिक है तो प्रोडक्शन के लिए तो हम टेपर अटैचमेंट करेंगे। हल्का है टेपर और लंबी सॉफ्ट है और सेंटर के बीच में हमें काम करना है तो टेल स्टॉक ओवर विधि हम काम करेंगे। तो ये हमारे 3 मेथड है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, इसको काम करेंगे। इंटरनल टेपर अगर चाहिए तो टेल स्टॉक सेट ओवर विधि हम कभी नहीं चलाएंगे। ठीक है, क्योंकि कंपाउंड रेस्ट या टेपर अटैचमेंट के ही द्वारा हम इससे करेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन में एक बहुत सारे टेपर हमें पार्ट बनाने होते हैं, तो हमेशा टेपर अटैचमेंट को हम प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन है भाई, बहुत सारे पीस बनाने और सिमिलर पीस बने, कंटिन्यू एक ही तरह के पीस बने, तो हम लोग क्या करेंगे कि वहां पे हम अटैचमेंट का यूज करेंगे, टेपर अटैचमेंट। ठीक है, क्योंकि बार बार इसको सेटअप नहीं करना पड़ेगा, एक बार सेटअप कर देंगे और इसमें ऑटोमेटिक फीड दी जाएगी, एक्यूरेसी बनी रहेगी, तो ये हमें जरूरी है। चौथा पॉइंट जो है, एक्यूरेसी चाहिए तो हमें चेक करते रहना होगा कि सिर्फ फॉर्मूला जो एंगल सेट किया उसके बाद में जो ट्रायल कट लेने के बाद, और हमें प्रोजेक्टर से हमें चेक करना पड़ेगा। प्रोटेक्टर से जब हम चेक करेंगे तो हमें उसका एंगल की जांच करनी चाहिए, और मशीन में अगर कोई स्केल की छोटी गलती है तो टेपर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाएगा। जरा सी भी छोटी गलती टेपर में बहुत ज्यादा बड़ा प्रभाव दिखाएगी। क्लियर? तो ये हमारे टेपर और टेपर से जितने मेथड हो गए, लेथ मशीन पे कैसे प्रोसेस किया जा सकता है, उसको हमने आज सीखा। अब हम जो गवर्नमेंट एग्जाम में जो एमसीक्यू क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, ये हम देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, लेथ मशीन पर कॉनिकल सतह बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, जो आपका कॉनिकल शेप है उसको बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। ठीक है, फेसिंग कहते हैं, नर्लिंग कहते हैं, या फिर टेपर टर्निंग कह रहे हैं, या फिर बोरिंग कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका टेपर टर्निंग बोला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है, टेपर में दोनों सिरों के व्यास कैसे होते हैं, समान होते हैं या फिर अलग अलग होते हैं, या दोनों शून्य होते हैं, या दोनों के आकार वर्गाकार होते हैं, कौन से होते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी, दोनों के अलग अलग होते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, टेपर प्रति इकाई लंबाई, मतलब टेपर प्रति इकाई लंबाई, मतलब टेपर पर यूनिट लेंथ का सूत्र क्या है।
अगर टेपर को यहाँ पे अनुपात पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पर रेशियो पूछा गया है, तो रेशियो का तो सिंपल सा है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे लंबाई को थोड़ा सा रखा जाता है, ठीक है। तो पहला है डी प्लस डी, मतलब कैपिटल डी प्लस माइनस प्लस डी अपॉन एल। यहाँ पे बड़े व्यास में से छोटा व्यास घटाया गया है, 12 किया गया है। यहाँ पे से बड़ा व्यास में से छोटा व्यास घटाया गया है और भाग दिया गया है लंबाई का। ये आपका नेक्स्ट है, तो इसका जो राइट आंसर है सी है। बड़े व्यास में से हमें छोटा व्यास घटाना है और साथ साथ में लंबाई का उसमें भाग दे देना है, तो राइट आंसर हमारा होगा सी। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, हाफ एंगल का सही सूत्र क्या है? ठीक है, हाफ एंगल जो निकालते हैं उसका सूत्र क्या है? तो यहाँ पे दिया गया है टेन थीटा डी प्लस डी, मतलब बड़ा व्यास और छोटा व्यास को दोनों को जोड़ दें और भाग 2 का दे दें, या टेन थीटा बड़े व्यास में से छोटा व्यास घटा दें और भाग 2 का दे दें, या फिर नेक्स्ट है टेन थीटा बराबर बड़े व्यास में से छोटा व्यास घटा दें और भाग 2 लंबाई का दूना करके भाग दे दें, ठीक है। और नेक्स्ट है टेन थीटा एल डिवाइडेड बाई ये। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, बड़े व्यास में से छोटा व्यास घटाया जाता है, साथ साथ में लंबाई का दूना करके भाग दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 5, शॉर्ट टेपर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? शॉर्ट टेपर, छोटा टेपर बनाना है उसके लिए, ठीक है। तो शॉर्ट टेपर में आपको दिया है टेलीस्टॉक ऑफसेट विधि दिया है, कंपाउंड रेस्ट विधि दिया है और फॉर्म टूल मेथड दिया है और ड्रिलिंग दिया है। तो इसका राइट आंसर है कंपाउंड रेस्ट मेथड, ठीक है, छोटे टेपर के लिए कंपाउंड रेस्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लंबे और भारी मतलब एक्सटर्नल बनाने के लिए कौन सी विधि सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है? लंबे और भारी टेपर बनाने के लिए, ठीक है, लंबे और भारी टेपर बनाने के लिए विधि पूछा गया है। तो सबसे पहले आपका ऑप्शन में दिया है कंपाउंड रेस्ट मेथड है, या टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड है, या आपका नर्लिंग मेथड है, या फिर रिमिंग मेथड है। तो इसका राइट आंसर होगा टेलीस्टॉक ऑफसेट, क्योंकि यहाँ पे लंबे और भारी टेपर काटे जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, सबसे अधिक सटीकता मतलब हाई एक्यूरेसी के साथ में टेपर बनाने की कौन सी विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है? फॉर्म टेपर हो गया, टेलीस्टॉक ऑफर हो गया, या फिर टेपर अटैचमेंट मेथड हो गया, या फेसिंग हो गया। तो इसका राइट आंसर है टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड। क्यों? कि इसमें ऑटोमेटिक फीड दी जाती है और इसमें एकदम अटैचमेंट में जो चलता है बहुत ही अच्छे तरीके से और एक्यूरेसी के साथ चलता है, इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा सटीकता हमको मिल जाती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, फॉर्म टूल मेथड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? लंबे टेपर के लिए, छोटे टेपर के लिए, मास प्रोडक्शन के लिए, या केवल इंटरनल टेपर के लिए, या केवल थ्रेडिंग के लिए? तो केवल छोटे टेपर और मास प्रोडक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड में किस भाग उसकी मूल केंद्र लाइन से हटाया जाता है? टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड में किस भाग को उसकी मूल रेखा से हटाया जाता है? ठीक है, हेड स्टॉक से, या कैरिज से, या टेल स्टॉक से, या टूल पोस्ट से, किसको हटाया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा टेल स्टॉक। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, कंपाउंड रेस्ट मेथड। ठीक है, यहाँ पे कंपाउंड रेस्ट मेथड में फीड किस प्रकार दी जाती है? ऑटोमेटिक दी जाती है, हाइड्रोलिक दी जाती है, हैंड फीड दी जाती है, या पेन्यूमेटिक दी जाती है? तो इसका राइट आंसर है हैंड फीड दी जाती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार के टेपर बनाने में उपयोग होती है ना? टेलीस्टॉक ऑफसेट विधि, या टेपर अटैचमेंट विधि, या कंपाउंड रेस्ट मेथड, या फॉर्म टूल? तो यहाँ पे दोनों में यूज पूछा गया है, तो टेपर जो टर्निंग अटैचमेंट मेथड है उसके द्वारा की जाती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, मोर्स टेपर का मुख्य रूप से किसमें उपयोग किया जाता है? मशीन टूल के स्पेंडल या ड्रिल सेंक में, या फिर हैमर में, या बेंच वाइस में, या एक्सा फ्रेम में? तो इसका राइट आंसर है आपका ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, टेपर टर्निंग अटैचमेंट, टेपर टर्निंग के दौरान टूल सेंटर हाइट अगर गलत हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड भी होता है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। यदि टेपर टर्निंग के दौरान अगर आप टेपर टर्निंग कर रहे हैं और टूल सेंटर हाइट से अगर गलत है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, टेपर का आकार गलत हो सकता है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या आरपीएम बढ़ जाएगा, केवल मशीन का रंग बदला जाएगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना?
टेपर का जो आकार है वो गलत हो जाएगा क्योंकि सेंटर हाइट पे वो नहीं है, तो टेपर का जो आकार है वो डिफरेंट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड में प्रमुख सीमा जो लिमिटेशन है वो क्या है? ठीक है, किसके बारे में पूछा गया? टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड, टेलीस्टॉक को सेट किया गया है यहाँ पे, जो टेलीस्टॉक है उसको सेट किया गया, उसकी जो है सीमा लिमिटेशन क्या है? केवल छोटे टेपर बनाए जा सकते हैं यहाँ पे, या केवल बाहरी टेपर बनाने के लिए उपयुक्त होता है, या इसमें टूल की आवश्यकता नहीं होती, या इसमें हेड स्टॉक हटाना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल इसमें बाहरी टेपर ही उपयुक्त होते हैं। क्लियर? तो इसका राइट आंसर है बी। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से टेपर टर्निंग का प्रमुख उपयोग मतलब एप्लीकेशन उपयोग कौन सा है? मोस्ट टेपर में उपयोग किया गया है, या मशीन सेंटर में किया गया है, या ड्रिल चक में किया गया है, उपरोक्त सभी में किया गया? देखिए यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है, मोस्ट टेपर में भी किया गया है, मशीन में भी किया है, ड्रिल में किया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सभी में किया गया है, उपरोक्त सभी में इसका यूज किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर इसको याद रखेंगे। ठीक है, जरूर। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। किसी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पढ़ने का आपका उद्देश्य है, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छी वीडियो यहाँ पे आएंगी, बहुत सारे कोर्स आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जिससे कि नोटिफिकेशन कम से कम मिलेगा तो ये तो होगा कि भाई ये टॉपिक मुझे पढ़ना है, कहीं आप और कुछ देख रहे हैं, कुछ और आपका मन लगा हुआ है, तो आपका ध्यान तो कम से कम हटेगा कि आपको ये भी देखना है, ये भी पढ़ना है। तो इसीलिए भी आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। ठीक, तो आप लोगों ने अपना कीमती समय वीडियो को पूरा देखने के लिए दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।